दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज हम चैप्टर करने वाले हैं प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस। ये चैप्टर का नाम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम कुछ इस तरह के वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम कुछ ऐसे वाक्य बनाएं जिसके अंदर पढ़ता है वगैरह आता है, जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे उन लोगों से मिलना पड़ता है, राधा को खाना पकाना पड़ता है, इस टाइप के वाक्य जब आते हैं तब हम इस चैप्टर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ में लाता रहूँगा। और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो शायद आप कुछ इसमें मिस कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कुछ भी मिस करें। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से, तो आप इसको बिल्कुल भी वीडियो ना करें और आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखें भी और सुने भी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के नाम के बारे में बताता हूँ। जैसे आप नाम देख सकते हैं प्रेजेंट, तो ये वर्तमान में है, प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस। दोस्तों फोर्स का मतलब होता है किसी प्रकार का बल, कोई दबाव कोई फोर्स, उसको फोर्स कहते हैं। तो इसमें हम प्रेजेंट में फोर्स वाले सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इसका यूज़ क्या है, हमारे चैप्टर्स में, हमारी इंग्लिश के अंदर क्या यूज़ है और हम इसको कैसे अपने वाक्यों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई चैप्टर सीखते हैं, जब भी आप कोई ग्रामर का नया चैप्टर सीखते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर उसका यूज़ क्या है। क्योंकि अगर उसका कोई यूज़ नहीं है तो हमें सीखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी लैंग्वेज में उस ग्रामर का क्या यूज़ है, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब हम इस तरह के वाक्यों को बनाएंगे। उसके बाद ही हम उसको सीखना चाहिए और तभी हम उसको सही से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंट में है, फोर्स एक्शन सेंटेंस। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, जब आप कोई ऐसे काम करो जिस काम को करने का आपका मन नहीं है, तब हम इस चैप्टर का यूज़ करते हैं। उस काम को हो सकता है आपका मन नहीं है, या फिर हो सकता है वो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है जल्दी, तो मैं, लेकिन हो सकता है मेरा कोई काम है सुबह जल्दी उठने का, तो वो मेरी मजबूरी है। तो मैं इस तरह के वाक्य बनाता हूँ, मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे पार्क जाना पड़ता है। तो हो सकता है कोई भी ऐसा काम जो आप करते तो हैं लेकिन वो काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, तब आप इस तरह के वाक्य बनाते हैं। मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, उसे खाना पकाना पड़ता है। मान लीजिए कोई है जिसे खाना पकाना अच्छा नहीं लगता लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इस सिचुएशन में वो इंसान क्या कह सकता है, मुझे खाना पकाना पड़ता है। क्योंकि हम इस तरह के वाक्य कब बनाते हैं, जब उस काम को करने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है लेकिन हमें वो काम करना पड़ता है किसी भी मजबूरी की वजह से। अच्छा दोस्तों, दूसरी सिचुएशन ये है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी जब हम वाक्य में ये दिखाते हैं कि वो काम होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी हम इस चैप्टर का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं वाक्य है, मुझे वहाँ 8 बजे जाना है, मुझे उन लोगों से मिलना है, मुझे अपने भाई को डॉक्टर के पास ले जाना है। इस तरह के वाक्य जहाँ पर किसी भी तरह की अर्जेंसी शो हो। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसकी दो पहचान है। दो तरह के वाक्य हम इसमें बना सकते हैं। एक पहला ये, जब आपको उस काम को करने का मन नहीं हो, जब आप अपनी मर्जी के खिलाफ वो काम करते हैं मजबूरी में, जैसे मुझे खेलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, या फिर वो काम होना ज़रूरी हो, जैसे मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे दौड़ना है, इस टाइप के वाक्य। तो दोस्तों ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये इसका कब यूज़ होगा। चलिए अब हम इसको सीखते हैं। तो इसकी पहचान याद रख लीजिए। पहचान है ना है, नी है, ने है। जब भी किसी वाक्य के लास्ट में ना है, नी है, ने है आएगा तब इस चैप्टर का यूज़ करना है, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है आपको, उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, हैज़ टू या हैव टू, और उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है उसके बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। दोस्तों ये फॉर्मूला है, आपको इसे फॉलो करना है जब भी आप वाक्य बनाएंगे। दूसरी बात आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपको हमेशा हैज़ टू का प्रयोग करना है। और जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल, और कोई प्लूरल होगा, तब उनके साथ आपको हैव टू का यूज़ करना है। दोस्तों ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप गलत हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस भी आपका गलत होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू का प्रयोग करना है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों हम कुछ वाक्य बनाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। मुझे आज कॉलेज जाना है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है, मुझे आज कॉलेज जाना है, इसके अंदर पता लग रहा है कोई अर्जेंट काम है। इसकी पहचान हम यहाँ देख सकते हैं, ना है इसके एंड में आ रहा है। तो इसका, और इसमें सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है। आंसर क्या होगा, आई हैव टू गो टू द कॉलेज टुडे।
गो इसके अंदर वर्ब है, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अगला वाक्य देखते हैं, उन्हें रमेश से रोज़ाना मिलना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उन्हें आ रहा है वो किसी एक व्यक्ति के लिए आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर ही लिखा है। आप ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जब आपको किसी सब्जेक्ट का जेंडर ना पता हो तो आप वहाँ ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं। और ही या शी कुछ भी आएगा उसके साथ आपको हैज़ टू का ही प्रयोग करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू मीट रमेश डेली। उन्हें रमेश से रोज़ाना मिलना पड़ता है, ही हैज़ टू मीट रमेश डेली। अगला वाक्य क्या है दोस्तों, तुम्हें आज करोल बाग जाना है। इसके अंदर भी कोई अर्जेंसी शो हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, यू सबसे पहले सब्जेक्ट यू के साथ हैव टू, यू हैव टू, वर्ब इसमें जाना, जाने को गो कहते हैं, यू हैव टू गो टू करोल बाग। इसमें करोल बाग जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, और टुडे ये हो गया अदर वर्ड। तो क्या आंसर हो जाएगा, यू हैव टू गो टू करोल बाग टुडे। मुझे तुमसे आज कुछ कहना है, आई हैव टू, आई के साथ हैव टू, आई हैव टू से समथिंग टू यू टुडे। अगला वाक्य है दोस्तों हमारे सामने, रमेश को आज पूजा करनी है। रमेश सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने हैज़ टू का ही प्रयोग करा, और इसमें वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्शिप के बाद हमने आगे कुछ नहीं लिखा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, रमेश हैज़ टू वर्शिप। अगला वाक्य है, उससे उन लोगों का काम करना पड़ता है। अब इसके अंदर कोई मजबूरी शो हो रही है, उससे के लिए आप ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर ही लिखा है। ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ही के साथ हैज़ टू का प्रयोग होगा, ही हैज़ टू, और करने को दोस्तों डू कहते हैं, ही हैज़ टू डू, और उनका काम देयर वर्क, ही हैज़ टू डू देयर वर्क, ये आंसर हो गया इसका। अगला वाक्य है, आज तुम्हें उससे पूछना है। सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव टू आएगा, यू हैव टू, और काम हो रहा है पूछने का, पूछने को कहते हैं आस्क। ऑब्जेक्ट है इसमें हिम, उससे के लिए आप हिम हर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें जेंडर का पता नहीं लग रहा, तो आंसर होगा यू हैव टू आस्क हिम टुडे। हो गया अदर वर्ड, यू हैव टू आस्क हिम टुडे। दोस्तों आगे चलिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। अब इसके अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जो इसके नोट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रेजेंट फोर्स एक्शंस, फोर्स एक्शन का सेंटेंस जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जब वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डस का प्रयोग करना होगा। अगली बात यह है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको डस का प्रयोग करना होता है, और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करना होता है। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस चैप्टर को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखिएगा, डू या डस का यूज़ करने पर हैव टू का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, जब भी आप किसी वाक्य में डू या डस का यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद कभी भी हैज़ टू का प्रयोग नहीं करना है, उसके बाद आपको हमेशा हैव टू का ही प्रयोग करना है, हैज़ टू का नहीं करना। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। चलिए अब हम कुछ और वाक्य बनाते हैं। उसे पूजा क्यों करनी है, सबसे पहले इसमें डब्ल्यू शैमली वर्ड आ रहा है, क्यों, क्यों के लिए हमने वाई लगा दिया। उसके बाद उसे आ रहा है तो उसे के लिए, जैसे यहाँ पे बताया कि जब इंट्रोगेटिव में डू या डस का प्रयोग होगा, उसे एक सब्जेक्ट है जिसे हम ही या शी कुछ भी कह सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ही लिखा, उसके लिए डस का प्रयोग करा, वाई डज ही। और जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव वगैरह के अंदर आपको सिर्फ हैव टू का ही प्रयोग करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई डज ही हैव टू वर्शिप। अगला वाक्य है, क्या तुम्हें वो बस पकड़नी है, इंट्रोगेटिव है दोस्तों, और यू के साथ डू का प्रयोग होगा, डू यू हैव टू, पकड़ने को कैच कहते हैं, डू यू हैव टू कैच दैट बस, वो बस के लिए दैट बस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, तुम्हें उसे क्यों डांटना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ क्यों लिखेंगे, वाई, और यू सब्जेक्ट है तो इसके लिए हेल्पिंग वाई की डू, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई डू यू हैव टू, डांटने को स्कोल्ड कहते हैं, और ऑब्जेक्ट है इसमें हिम, तो आंसर क्या होगा, वाई डू यू हैव टू स्कोल्ड हिम। तो दोस्तों ये मैंने आपको चारों तरह के वाक्य बनाने सिखा दिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और जो इसके अंदर मेन चीज़ें आपको वो याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई वाक्य बनाते हैं पहले आपको पहचान देखनी है। जब भी ना है, नहीं है, पढ़ता है, पढ़ती आएगा, तब आपको हैव टू का ही प्रयोग करना है। दूसरी बात यह है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ टू का प्रयोग करना है। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो ये मैंने आपको आज सिखाया है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई चैप्टर सीखें तो आप उसकी घर पे प्रैक्टिस करें जितना भी आपको टाइम मिले, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इसको अच्छी तरह नहीं सीख सकते। और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, और जब आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप इंग्लिश में बोलें तो आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करें। और आप कई तरह मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अपने सर्कल में इंग्लिश में बातें करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये किसी भी अच्छी चीज़ का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए और उसे आप अपने तक सीमित ना रखें। अगर आपको सच में लगता है कि यहाँ से आपने कुछ सीखा है या आपको कुछ नया पता चला तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और बेल आइकन भी हिट करें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। और दूसरी बात ये कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों अभी आज की क्लास में बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।